नेक्स्ट फैक्टर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिन पर डिपेंड करती हैं, और थर्ड फैक्टर है दैट इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन होता है कि विच प्रोवाइड्स द रिएक्शन मीडियम फॉर द रिएक्शन टू अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं या रिएक्टेंट्स लेते हैं तो वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, जब उनके बीच में कोलिजन होगा। और कोलिजन कब हो सकता है, जब उनके बीच में कोई ना कोई रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करने वाली चीज़ होगी। तो सॉल्वेंट का काम क्या है कि उनके बीच में रिएक्शन मीडियम को प्रोवाइड करना जिससे कि वो कोलाइड कर सकें और फिर रिएक्शन आगे जा सके। अब कोलिजन ऐसा तो नहीं, सॉलिड फेज में तो हो नहीं सकता, इसलिए जितने भी रिएक्शंस होती हैं या तो गैसियस फेज में होंगी या फिर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लिक्विड फेज में होंगी। तो सॉल्वेंट लिक्विड फेज में एक तरह से कह सकते हैं कि रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर किसको बोलते हैं कि जिसमें म्यू की वैल्यू जीरो आए, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो आए, और पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिनका म्यू जीरो नहीं आए, मतलब जीरो के अलावा कोई वैल्यू आए। जैसे अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स की तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आ जाएगा जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। आपको पता है कार्बन sp3 हाइब्रिड, तो चारों क्लोरीन sp3 हाइब्रिड ने टेट्राहेड्रल शेप इस तरह अरेंज रहेंगे जिसका म्यू की वैल्यू जीरो आएगी। इट्स ए परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हैं बेंजीन का, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, सो दिस इज आल्सो ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड का CH2, ठीक है ना। इस तरह ये बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके, कौन से, नॉन पोलर के। जबकि पोलर सॉल्वेंट वो हो जाएंगे जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, जिनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ होती है। तो पोलर को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करना चाहें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, वन इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड वन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक एंड एप्रोटिक, देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, हम प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलेंगे या पोलर प्रोटिक किसको बोलेंगे, जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच रहता है तो इस तरह के सॉल्वेंट को हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है हमारा, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। फोन वाले FON वाले जितने भी होते हैं इनसे हाइड्रोजन एटम अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोलेंगे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर HF हो गया, जैसे OH हो गया, OH बॉन्ड हो या NH बॉन्ड हो। जैसे इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे, एक तो सिंपल HF हो गया, HF लिक्विड हो गया। जैसे OH बॉन्ड वाले एग्जांपल्स की बात करें, जैसे वाटर हो गया, वाटर में O और H के बीच में बॉन्ड है तो हम बोलेंगे वाटर इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और वाटर तो हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, इनफैक्ट SN रिएक्शंस में वाटर इज आल्सो यूज्ड एज द सॉल्वेंट, दैट इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप उसके साथ OH जुड़ जाए, बात समझ में आती है। जैसे यहाँ पर हम की बार हमने R की जगह कोई फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, जैसे बेंजीन जोड़ दी तो यहीं पर क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे R की जगह हमने CH3 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर इथाइल ले लिया, CH3 CH2 OH, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे, दैट इज द पोलर प्रोटिक। NH वाले एग्जांपल ले सकते हैं हम, सिंपल अमोनिया हो गया, दैट इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अमोनिया में एक H को हटाकर एक R ग्रुप लगा दिया, RNH2, सो दिस इज प्राइमरी एमीन, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। अपन ऐसे ही सेकेंडरी एमीन भी ले सकते हैं कि जिसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, बट टर्सरी एमीन इसका एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड ही नहीं है नाइट्रोजन से, तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक का जनरलाइज्ड वे में हम कह सकते हैं कि जब HF OH या NH बॉन्ड कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा तो उस तरह के सॉल्वेंट को हम बोल सकते हैं कौन सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तो ये होते तो हैं पोलर ही, मतलब एक तरह से इनका म्यू तो नॉन जीरो होता है लेकिन इनमें कोई इस तरह का बॉन्ड नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है इसमें DMF का। DMF की फुल फॉर्म है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, जैसे इसकी स्ट्रक्चर हमको बताने है, फॉर्मामाइड क्या होगा, देखो आप, फॉर्मामाइड हो जाएगा, फॉर्म का मतलब पहला फॉर्मामाइड HCONH2, ये फॉर्मामाइड होगा। लेकिन डाई मिथाइल है,
ठीक है ना। अगर हम 2 हाइड्रोजन हटा दें नाइट्रोजन के और इन दोनों हाइड्रोजन की बजाय एक एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज़ डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं इसको, DMF। इसको एक और नाम दिया जा सकता है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से ही कनेक्टेड हैं, इसलिए हमको हम बोल सकते हैं कि N, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इसको बोलते हैं हम DMA, इसका नाम है डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाईमिथाइल एसिटामाइड। अब हमको एसिड लगाना है, एसिड इज यूज्ड फॉर 2 कार्बन एटम्स, सो एसिटामाइड विल बी CH3CONH2, लेकिन डाईमिथाइल है तो सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, दैट इज डाईमिथाइल एसिटामाइड। इस तरह के ग्रुप्स को हम बोलते हैं, इस तरह के सॉल्वेंट को हम बोल सकते हैं एक तरह से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फर्दर जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, एक और इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है, दैट इज DMSO। DMSO क्या होता है, दैट इज इसकी फुल फॉर्म है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसको ध्यान से समझते हैं क्योंकि बहुत सारी SN2 रिएक्शन जो होती हैं उनमें इस तरह के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। DMSO की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड की, S डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, दिस इज डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और ये कम है, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज ऑक्सीजन की तरफ आएगा और डेल्टा प्लस चार्ज सल्फर की तरफ आएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं HMPA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। अगर जैसे इसकी स्ट्रक्चर अगर अपने को देखनी है तो इसमें हो जाएगा हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड का मतलब P डबल बॉन्ड और N इस तरह जुड़ा रहेगा इस पर, और हेक्सामिथाइल मतलब इस तरह 2 नाइट्रोजन से हर एक से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ रहेंगे, तो यहाँ पर हेक्सामिथाइल बिकॉज 6 मिथिलीन है और एमाइड हो जाएगा हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इन सब एटम ग्रुप्स में आप देखोगे कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली H जुड़ा नहीं है, बट दे आर इनफैक्ट पोलर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस तरह के एग्जाम्पल अपने को पता रहना चाहिए। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स किस तरह न्यूक्लियोफिलिसिटी को या इन सब सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में यूज करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मान के चलो हमने कोई वाटर सॉल्वेंट लिया और वाटर सॉल्वेंट में हमने कोई कैटाइन और एक एनायन उसमें डाल दिए, तो होगा क्या, जैसे वाटर में आप देखोगे H2O में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और डेल्टा प्लस चार्ज इन दोनों हाइड्रोजन की तरफ आ जाएगा। तो जैसे ही हम कोई कैटायनिक स्पीशीज अपने रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे तो होगा क्या कि सॉल्वेंट का जो माइनस वाला पार्ट है वो क्या करेगा, इसको सॉल्वेट कर देगा, या इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसको आगे घेर लेगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा सॉल्यूट के पार्टिकल्स को घेर लेना इज नोन एज सॉल्वेशन, इसी को हम नाम देते हैं सॉल्वेशन। मैं दोबारा बोल देता हूं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सराउंड कर लेना इज नोन एज व्हाट, सॉल्वेशन। सिमिलरली जो यहाँ पर हमने नेगेटिव पार्ट डाला है तो वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, इसके पास पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट इसके पास आ जाएगा और इसको इस तरह घेर लेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमने कैटायन एनाइन डाले और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया हुआ है तो दैट विल सॉल्वेट बोथ द कैटायनिक पार्ट एज वेल एज द एनायनिक पार्ट। तो आप यहाँ से एक नोट करके एक बात लिख सकते हैं दैट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट both cation as well as anionic part, दोनों पार्ट को क्या कर सकता है, एक तरह से सॉल्वेट कर लेता है। लेकिन वहीं अगर अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप लोग ध्यान से देखें, हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए, DMSO, DMF, DMA, इस तरह के एग्जांपल लिए। जैसे सपोज हमने कोई एक एग्जांपल उसमें से उठाया और पोलर एप्रोटिक के लिए हम बात करते हैं। एग्जांपल लिया हमने, जैसे सपोज DMSO लिया। DMSO में डाई मिथाइल सल्फोक्साइड है। इसमें देखेंगे आप, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस इधर आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, लेकिन डेल्टा माइनस चार्ज जो है वो तो बाहर की तरफ है, लेकिन डेल्टा प्लस चार्ज अंदर की तरफ है जो खुद स्टेरिकली हिंडर्ड है। लेकिन जब हम कैटायन या एनायन कोई एक स्पीसी, कोई दोनों स्पीसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो होगा क्या, देखो कैटायन का पार्ट पोलर एप्रोटिक का नेगेटिव पार्ट आएगा, तो होगा क्या कि DMSO का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो इसके आसपास आ जाएंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल DMSO के क्या करेंगे, इस कैटायनिक पार्ट को आके घेर लेंगे। तो एक तरह से इसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव पार्ट का तो सॉल्वेशन हो गया है इस तरह। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव पार्ट की तो होगा क्या, देखो नेगेटिव पार्ट को जो घेर सकता है दैट विल बी द पॉजिटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट खुद स्टेरिकली हिंडर्ड है तो होगा क्या, वो इसके आसपास आ ही नहीं पाता है, और आसपास आ ही नहीं पाएगा तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट का सॉल्वेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नोट करके एक बात लिख सकते हैं दैट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट solvate only the cationic part, केवल कैटायनिक पार्ट को ही सॉल्वेट करते हैं, एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं करते हैं। इसी बात का यूज आएगा जब अपन नेक्स्ट SN1 और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सॉल्वेंट का रोल अपने को पता रहना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों कैटायनिक और एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट कर लेता है, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट केवल और केवल एनायनिक पार्ट को ही सॉल्वेट कर पाता है, केवल कैटायनिक पार्ट को सॉल्वेट कर पाता है, एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं कर पाता है पोलर एप्रोटिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज द लास्ट फैक्टर ऑफ द विच अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं Nu-। जैसे हमने रिएक्शन ली CH3Cl और इसमें OH- की रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो यहाँ पर OH- अपनी रिएक्शन, ये कह सकते हैं कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा और CH3OH इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर जो OH- का रोल है दैट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जिनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, या हम कह सकते हैं कि जिनके खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम एक दूसरी रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने बात करी अब की बार OH- की रिएक्शन करी HCl के साथ, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो आप लोग, ये OH- इसका H+ ले लेगा और Cl- इधर से निकल जाएगा, इट विल फॉर्म वाटर प्लस Cl-। इन दोनों रिएक्शंस में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन यहाँ पर OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर OH- बेस की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा इन दोनों फैक्टर्स में अंतर क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है और बेसिसिटी क्या है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड भी बनाए। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देन मेकिंग द सिग्मा बॉन्ड, जबकि बेसिसिटी क्या है, दैट इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एक्सेप्टिंग द H+। सिंपली वी कैन से कि H+ को लेना। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, सो दिस इज एन इररिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन है दैट इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर हमको हमेशा मतलब होता है स्पीड से, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन से, लेकिन यहाँ पर हमको मतलब होता है स्टेबिलिटी से। चाहे कोई भी स्टेप फास्ट हो या स्लो हो, हम अपने आप स्टेबिलिटी से, जो ज़्यादा स्टेबल जहाँ से प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो वाली रिएक्शंस आएगी यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी में थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करते ही हैं, लेकिन साथ साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं,
तो उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डोनेट करते हैं, लेकिन किसको? H प्लस को। या कह सकते हैं कि H प्लस को लेना इज नोन एज बेसिसिटी। नेक्स्ट बात आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करेंगे कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है किस पर? सबस्ट्रेट पर। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे दो तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वन इज द सिंपल न्यूट्रल एंड अनदर वन इज दैट इज नेगेटिवली चार्ज, जिसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें, जैसे वाटर ले लिया हमने, वाटर इज विल आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं विच कैन बी डोनेटेड। यहाँ पर हमने बात किया मिथाइल एल्कोहल ले लिया, डाई मिथाइल ईथर ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, इन सब में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है ना। दूसरा हमने कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं ROH, दूसरा फिनॉल ले सकते हैं, ये सब कैसे हैं? न्यूक्लियोफाइल है। जैसे हमने RNH2 ले लिया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। सेकेंडरी अमीन अपन ले सकते हैं, तो ये सब क्या हैं? यहाँ के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है विच कैन बी डोनेटेड। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। लेकिन नेगेटिवली चार्ज की बात करेंगे तो इन्हीं का नेगेटिवली चार्ज पार्ट, जैसे OH माइनस हो गया, यहाँ पर ये मिथॉक्साइड आयन हो गया, या इथॉक्साइड हो गया, CH3CH2O माइनस हो गया, ठीक है ना। जैसे RO माइनस हो गया, फिनॉक्साइड आयन हो गया, PHO माइनस हो गया, RNH माइनस पार्ट हो गया। ये सब कैसे हो जाएंगे? तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल विच आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। सेकेंडरी अमीन हो गया इसका नेगेटिवली पार्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो जो नेगेटिवली चार्ज वाले पार्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले अगर रूल 1 की बात करेंगे तो रूल 1 बोलता है कि नेगेटिव चार्ज वाले जो न्यूक्लियोफाइल रहेंगे दैट आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन देयर न्यूट्रल पार्ट। तो इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि OH माइनस और वाटर हैं तो दोनों न्यूक्लियोफाइल, लेकिन किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी? तो हम कहेंगे कि OH माइनस इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ रहा है और यहाँ पर केवल लोन पेयर है सिंपल, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा अच्छी तरह डोनेट कर पाएगा। सिमिलरली जितने भी हम कह सकते हैं कि एसिड और एसिड का जो भी कॉन्जुगेट बेस रहेगा, उस कॉन्जुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी कंपैरेटिव टू देयर सिंपल एसिड। जैसे अगर हम बात करेंगे RO माइनस और ROH की, RO माइनस और ROH की, इन दोनों में हम कहेंगे कि ROH का ही कॉन्जुगेट बेस RO माइनस है, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसकी रहेगी, नेगेटिव पार्ट वाले की ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं PHO माइनस, फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल की, PHOH, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? फिनॉक्साइड आयन की, दैट इज PHO माइनस। नेक्स्ट अपन जैसे बात करेंगे, यहाँ पर हमने बात लिया NH2 माइनस और एमीन में, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? NH2 माइनस की। सिंपली जैसे अगर हम बात करेंगे H3O प्लस और वाटर, तो H3O प्लस का ही कॉन्जुगेट बेस कौन है? वाटर, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? वाटर की। तो इस तरह अपन पहले रूल से डिफाइन कर सकते हैं कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है दैट आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन देयर न्यूट्रल पार्ट। नेक्स्ट रूल जो बात करते हैं दैट इज द कि अलोंग द पीरियड अगर हमको जाना पड़े इन द पीरियोडिक टेबल, तो अपन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? सो लेफ्ट टू राइट जाने पर हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की बढ़ती जाती है। अगर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी। जो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं तो वो डोनेट कम करना चाहेंगे, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती जाती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमसे पूछ लिया जाए CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, हमारे पास ये 4 न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं, सब नेगेटिवली चार्ज हैं। लेकिन हमसे पूछा जाए कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगी, या फिर आपसे पूछा जाए कि राइट देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, तो हम जानते हैं कि ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड के पार्ट होने की वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है,
इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ रही है तो इनको अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो डोनेट कम करेंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस एंड देन F माइनस। इस तरह अपन बात कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल की। इसमें एक और क्वेश्चन आता है अच्छा सा, जैसे आपको दे दिया जाए R(C) माइनस, अगला मॉलिक्यूल दिया RCH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, यहाँ से CH माइनस दिया, और अब की बार दिया RCH2 माइनस। इन सब में आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबके ऊपर चार्ज तो केवल कार्बन के ऊपर ही है, लेकिन सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग है। यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन में 50% s करेक्टर होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा कम आसानी से, अपने पास रखेगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम रहेगी और ज़्यादा इसकी रहेगी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ विच इज सिंगल लाइक RCH2 माइनस। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल जो अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को लेकर, कि जिसमें हमको डिफाइन करना है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, दैट इज़ अलोंग द ग्रुप। अगर हमको ग्रुप में पूछा जाए कि डाउन द ग्रुप जाने पर किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया रूल नंबर 3, दैट इज अलोंग ग्रुप F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। इन सब में आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो देखो ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अब यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पर ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर भी। जैसे अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों पार्ट्स को क्या सॉल्वेट कर देता है। अगर मैं इनके साइज की बात करूंगा डाउन द ग्रुप जाने पर, सेकंड पीरियड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ पीरियड का, तो सेकंड पीरियड का साइज जैसे फ्लोराइड का इस तरह का साइज रहा, तो क्लोराइड का कुछ इस तरह का रहेगा, ब्रोमाइड का कुछ और बड़ा साइज रहेगा, और आयोडाइड का कुछ और बड़ा साइज रहेगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को जज करना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि किसका सॉल्वेशन कम हुआ है, क्योंकि जो सॉल्वेट हो गया खुद ही, वो दूसरे को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे दे पाएगा। हमें पता है जितना छोटा साइज रहेगा उसका उतना ज़्यादा हाइड्रेशन या उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा। तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि फ्लोराइड का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, मोर सॉल्वेशन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। जबकि यहाँ पर आयोडाइड के केस में अगर हम बात करेंगे, सो वेरी लेस सॉल्वेशन होगा, यहाँ पर वेरी लेस सॉल्वेशन बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज। जेड इफेक्टिव कम रहता है इसका और लेस सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन कम होगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार रहेगी। सो कंपैरेटिवली वी कैन से दैट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन रहेगा? I माइनस, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर अपने को देखना है कि कौन सा सॉल्वेंट गिवन है। जबकि हम दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो हमको पता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में केवल और केवल कैटायनिक वाला पार्ट ही सॉल्वेट हो पाता है, एनायनिक वाला पार्ट सॉल्वेट नहीं हो पाता है, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में पॉजिटिव वाला पार्ट अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जिसके जो खुद स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे हमको कंपैरिजन करना है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, तो ये सॉल्वेट तो कोई भी नहीं होगा, सॉल्वेट कोई भी नहीं होगा। तो अब हमको डायरेक्ट देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेस स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा अच्छा बेस रहेगा उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की टेंडेंसी। तो हमको पता है यहाँ पर F माइनस इज मोर बेसिक देन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I माइनस के साइज बड़े हो जाने की वजह से I माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी था, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बेस अच्छा कौन रहेगा, F माइनस। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि HI, HF, HCl, HBr, HI जो एसिड्स होते थे, तो वहाँ पर HI एक अच्छा एसिड है, अच्छा एसिड है तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक बेस है तो यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी, I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम आएगी, F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट है। पोलर प्रोटिक में I माइनस इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, whereas in polar aprotic solvent F माइनस इज द गुड न्यूक्लियोफाइल।
बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज़ जब अपने को डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के बेस पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है, तो अगर सेम एटम हो तो कई बार हमको देखना पड़ता है कि एटम सेम होने के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। कहीं रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तो नहीं घट गई है, तो हम कह सकते हैं व्हेन एटम इज सेम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो एटम है वो सेम है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए CH3O- और यहाँ पर PHO-, PH को हम ऐसे लिख सकते हैं फिनाइल रिंग को, बेंजीन रिंग को, इस तरह हमने लिख दिया। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कौन अच्छा दे पाएगा, CH3O- और PHO- में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक ये रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर O- बेंजीन के साथ किस में है, रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस की वजह से लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम रहेगी। जैसे सिंपली एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दैट इज बेंजीन NH2 यहाँ पर लिया और एक मॉलिक्यूल में इस तरह सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग ली और NH2 इधर लिया। इन दोनों में पूछा जाए कि किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हम डायरेक्ट बिना किसी सॉल्वेंट के बेस पर डायरेक्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में है, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल डोनेशन के लिए, बिकॉज दिस इज डीलोकलाइज्ड। क्यों? रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड हो रहा है लोन पेयर, जबकि यहाँ पर लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, सो यहाँ पर लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू द डीलोकलाइज्ड। नेक्स्ट, जैसे आपसे पूछ लिया जाए OH- RO-, ये वाला एग्जांपल ले लिया, इन दोनों में आपसे पूछा जाए किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, तो सिंपल सी बात है इसकी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। लेकिन कई बार एक और तरह से अपने को न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देखनी होती है, दैट इज़ रूल नंबर 5। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपको अब की बार एग्जांपल दे दिया, जैसे CH3CH2-, CH3O- से जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3O-, दूसरा हमने ले लिया O-, इससे एक और जुड़ा हुआ है CH2CH3, एक तीसरा एग्जांपल लिया हमने CH3CH3, इससे एक H जुड़ा हुआ है, और चौथा एग्जांपल लिया कि इससे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3CH3CH3। अब आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ दिस 1 2 3 4 इन सब को यू हैव टू राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो इनमें देखेंगे क्या, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ कौन होती है कि हम H+ को लेने की टेंडेंसी, इधर से इधर जा रहे हैं अपन 1 2 3 4 से यहाँ पर, तो H+ को लेगा कौन, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं प्लस इफेक्ट से, जबकि यहाँ पर केवल एक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा 4th वाले की होगी, मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 4 3 then 2 then 1, लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे साथ साथ बॉन्ड भी बनाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये कार्बन डिफरेंट 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड, और स्टेरिकली हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा तो दूसरे से जुड़ नहीं पाएगा, मतलब बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बिकॉज ये स्टेरिकली हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। जबकि यहाँ पर केवल एक मिथाइल ग्रुप है जिसका हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम आएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1 2 3 and 4। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पैरेलल मूव कर रहे थे, लेकिन ये वाला एग्जांपल ऐसा था जिसमें न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि कब क्या होगा। यहाँ पर जब स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन अगर केवल लोन पेयर डोनेशन की बात आएगी तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने बात करी डिफरेंट फैक्टर्स की कि जिनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शन और किस तरह वो प्रोसीड होती हैं डिपेंडिंग ऑन सॉल्वेंट। थैंक यू वेरी